बच्चों, उम्मीद है बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको जैसा मालूम ही है कि अब जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें जो पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। इसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। यही नहीं, जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, क्योंकि पढ़ाई 12th में ही खत्म नहीं हो जाने वाली है। जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है लाइक जेई, नीट या सीयूईटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आप देते हैं, वहां भी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखने चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त बन सके, तो आप सक्सेसफुल हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है नीट, जेई, सीयूईटी, उसमें भी सफलता आपको प्राप्त हो। इसी में सपोर्ट करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आया हुआ हूं, और आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पर, और इसके फाइनल पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 पर बात करेंगे, 2 पर, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे और स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर इसका पहला पार्ट या इसके पहले के चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिए हैं, आप उसको देखें। क्योंकि जब आप सीक्वेंस में देखते हैं बेटा ना, तो आपको फिजिक्स ट्रेमेंडसली बहुत आसान लगती है। और ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूं, आप विश्वास कीजिए कि अगर आप ऑफलाइन कोटा में भी पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन बिग प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो इसका कंटेंट उससे मैच करेगा या बेटर हो सकता है। पूरी ताकत से और अच्छे वीडियोस आपके लिए हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स की कॉन्सेप्ट आपके बन जाएं, वीडियो या लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को आगे शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आज हम लोग डिस्कशन में लाने वाले हैं पार्ट नंबर 2 को। क्या क्या पढ़ेंगे, ये भी ऑर्गेनाइज्ड वीडियो है सारे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। इतनी बात पढ़ेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी अगर मिल जाए तो पढ़ाई काफी सहूलियत भरी होगी। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूं जो आपकी पढ़ाई में आपको सपोर्ट कर सकेगा। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शाम को इस पर लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव इंटरेक्शन में आपके मन में अगर कोई डाउट आता है, जैसे मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आपको लगता है कि सर ये स्टेप क्यों किया गया है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप होता है। न्यूमेरिकल में ऐसा ही क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया जैसा मैं सोच रहा हूं, तो उससे आपको रियली में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में फायदा होता है और आप अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप कर पाते हैं। इसी को देखते हुए ये द्रोणा बैच चल रहा है, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। इस द्रोणा बैच की खासियत क्या है बेटा, कि आपको सारी चीज सरल भाषा में पढ़ाने के बाद, डेरिवेशन कराने के बाद, न्यूमेरिकल्स कराने के बाद, हर लेक्चर पर 2 डेडिकेटेड वीडियो हम लोग अलग से करते हैं, लाइव सेशंस। एक होता है एनसीईआरटी कॉर्नर, जहां पर एनसीईआरटी के सवाल लगाते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज कॉर्नर, जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल लगाते हैं, जिससे जब ये चैप्टर आप खत्म करें तो शानदार तरीके से खत्म करें, सारी चीज आपकी समझ में आ जाए। अगर आप द्रोणा बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में जाकर इस बैच में एनरोल हो जाइए और फिजिक्स का आनंद लीजिए, मैथमेटिक्स का आनंद लीजिए। चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बात। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात, ये सारे डिस्कशंस, जो पहला वाला है, फैराडे लॉ के अनुसार क्या बताया गया था कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, ये प्रोड्यूस कर रहा है चेंजिंग ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सवेल साहब जो थे, जो डिस्प्लेसमेंट करंट में भी आपने देखा, उन्होंने आर्ग्यू किया अपनी थ्योरेटिकल एनालिसिस के बेसिस पर कि अगर बी से ई बन रहा है तो ये जो चेंजिंग ई है ना, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हमारा चेंजिंग बी बनना चाहिए। और इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया
कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। साथ में इनके साथ जब ये, क्योंकि एक से दूसरा बन रहा दूसरे से पहला, इस वजह से एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इनके अंदर वेव टाइप प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देकर उन्होंने बोला कि ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैक्सवेल ने जो बातें कही थी वो उस समय एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं थी। उन्होंने लॉजिक अपने जो चीजें बनाई, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन इकट्ठा करके सारी चीज समझते हुए उन्होंने ये कमेंट किया कि ऐसा होना चाहिए 100%, जो बाद में वेरीफाई किया गया, जो मैं आगे बता भी चुका हूं, बताऊंगा भी। जो हर्ट्स ने वेरीफाई किया 1885 शायद ईयर था, कि उन्होंने लेबोरेटरी में दिखाया कि भाई देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। और उसके बाद जेसी बोस थे इंडिया के, कलकत्ता में वो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने भी अपना काम किया और वहां ये सिद्ध किया कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं, जो करीबन 25 mm से लेके 5 mm की वेवलेंथ थी, बड़ी नहीं थी, इतनी वेवलेंथ की थी। लेकिन ये दोनों, जो हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट था और जो जेसी बोस साहब थे, इन दोनों ने जो काम किया वो लेबोरेटरी तक ही सीमित रहा, लैब में ही दिखा पाए। उसके बाद एक जबरदस्त साइंटिस्ट आए, मार्कोनी साहब, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कई किलोमीटर तक ट्रांसमिट करके दिखाया और वही चीज हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हो गई आज के मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस की। मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही पहुंच रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो एक बेस हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, जो कि मार्कोनी साहब ने करके दिखाया और चीजें फर्दर डेवलप होती रही। तो यहां देखिए ये कितने जबरदस्त साइंटिस्ट रहे होंगे मैक्सवेल साहब, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा लेकिन सारी चीज इन डेप्थ करके 4 इक्वेशन समेट के मैक्सवेल की, उस पे ये भविष्य को या पक्की तौर पे कमेंट कर दिया कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चेंजिंग, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा चेंजिंग। और यही नहीं, ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को जनरेट करेंगे, क्योंकि इससे ये जनरेट हो रहा है तो देखिए इससे ये जनरेट हो रहा है। ये तो वीसीएस साइकिल हो गई ना, एक दूसरे को रीजनरेट कर रहे हैं। मैंने तुमको बनाया, तुमने मुझको बनाया, फिर मैंने तुमको बनाया, तुमने मुझको बनाया, तो एक साइकिल हो गई ना। हम तुम दोस्त दोनों खेलते रहेंगे, किसी दुनिया से मतलब ही नहीं। तो सेल्फ सस्टेनेंस की चीज आ गई। ये आपको बताना और समझना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से उन्होंने कहा ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और आगे बात बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि इनमें वेव टाइप प्रॉपर्टीज होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये आप यहां का पूरी कहानी समझ गए होंगे कि मैक्सवेल का जबरदस्त जो काम था, बहुत ही जबरदस्त काम था। और उनको इसलिए भी जबरदस्त बोला जाता है कि उनसे 2 बातें निकाल दी थी। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिमेट्री, बी से ई से बी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कहना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, जो उन्होंने बताई और जो अभी तक बराबर बैठी हुई है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फोटो है, इसमें क्या बताया गया है देखिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। अभी इसकी भी बात भी करेंगे हम लोग। ये किससे बनती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज से। अभी इसकी डिटेल अगली स्लाइड में बात करेंगे। एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस में चलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ होते हैं और दोनों का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जैसा इस फोटो में दिखाया गया है। ये एक्स एक्सेस है, देखिए वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसोइडली अबाउट जेड ऐसे वेरी कर रहा है साइनसोइडली, देख पा रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में अबाउट जेड, ये ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। तो ये वाई में ऐसे ऐसे चल रहा है, ये एक्स में ऐसे ऐसे चल रहा है। और प्रोपोगेशन किधर है, यानी वेव चल किधर रही है? इन जेड डायरेक्शन। तो आपने देखा तीनों परपेंडिकुलर हो गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, ये बात पकड़ में आती है। ऑक्सिलेट्स परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, ये बात लिखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये ऑक्सिलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसा यहां फोटो में दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑक्सिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस के सिस्टम में, और वाई में मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सिलेट कर रहा है, और बॉडी वेव जा रही है जेड डायरेक्शन में एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और ये सब कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहीं भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एग्जामिनेशन में आ जाए, तो ये 3 लाइनें 4 लाइनें आप लिख दीजिएगा बेटा, और ये फोटो बना देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि फोटो देखते ही वो जो एग्जामिनर साहब होते हैं वो समझ जाते हैं इस बच्चे को आता है, तो फिर बहुत गहराई से सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। किसी को भी अपना समय जबरदस्ती जाया करना अच्छा नहीं लगता, एग्जामिनर को तो खास तौर पे। तो आप बात पकड़ पाए होंगे, ये डायग्राम बनाइए, झट से 4 लाइन लिख दीजिए, खेल खत्म। आगे चलते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज क्या है। तो आपको कुछ बातें मैं बताता हूं जिससे पूरा आउटलुक आपका फंडा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहे हैं ये डिटेल्ड हैं, शॉर्ट एंड डिटेल्ड। शॉर्ट क्यों? क्योंकि जितनी समय में मैं, मान लीजिए 1.5 घंटे का वीडियो है, तो जितना कॉन्सेप्ट, जितनी चीजें आप सीखते हैं उतनी कोई और बनाएगा तो शायद 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं प्लान करके वीडियो बना रहा हूं, और यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य इन वीडियो का यही है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि कार्यक्रम क्या है। देखिए, जो कहीं पर चार्ज, मैं प्लस से एक चार्ज को दिखा देता हूं। अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है, मतलब रुका हुआ है, तो ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा अपने चारों इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में। लेकिन अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में, स्टेडी करंट के फॉर्म में है, तो चार्ज जहां पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इस समय इसका एक्सेलरेशन 0 है, चल तो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है। तो उस समय जो एक तरीका का स्टेडी करंट समझ सकते हैं, 2 एम्पियर की, तो 2 एम्पियर वही चार्ज का फ्लो, स्टेडी करंट। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज बना डालता है। लेकिन अगर चार्ज भाई साहब अगर चल रहा है और इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड यानी समझ गए होंगे एक्सेलरेशन कुछ है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी, और बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। ये कहानी मोटे तौर पे होती है जो हमको और आपको समझ लेनी चाहिए। तो सोर्स जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज। अब ये बात हम क्यों मान लें? सवाल ये उठी, कैसे मान ले? कोई प्रूफ तो हमारे पास है नहीं। तो देखिए, इसका जो प्रूफ है, जो मैक्सवेल ने बातें कही थी, वो प्रूफ हमारे सिलेबस, हमारी किताब एनसीईआरटी उन सबसे बियॉन्ड है, और ये जेई, नीट, सीयूईटी जो भी एग्जाम आप देखते हैं इनसे भी बियॉन्ड है। तो यहां पर ये प्रूफ हम स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं, और हमारे जो पढ़ाने का सिस्टम बनाया गया है जेई नीट तक, सीयूईटी तक, उसके भी बियॉन्ड है। लेकिन इसको क्वालिटेटिवली हम समझ सकते हैं, इसकी भावना ले सकते हैं क्वालिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस प्रूव नहीं कर रहे हैं, बस हम लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हाँ भाई देखो ऐसा होता है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो गई है। वही मैं 2 मिनट बात आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है भी और बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करती है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, और आपके बोर्ड में पूछी भी जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज उसका सोर्स है। ज्यादा नंबर का सवाल आ जाए तो 4 लाइनें जो मैं बता रहा हूं उसको भी लिख देंगे आप, जो कॉन्सेप्चुअल है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं इसी में सरका देता हूं इसको ऊपर, और आपको बताता हूं। आप कंसीडर कर लीजिए कि एक हमारे पास चार्ज है जो ऑक्सिलेट कर रहा है। तो चार्ज देखिए, जब ये मान लीजिए चार्ज है और मैं ऐसे बना देता हूं, देयर इज एन ऑक्सिलेशन लाइक दिस, ये ऊपर नीचे जाएगा ना, एक बार ऊपर गया नीचे, ऑक्सिलेट कर रहा है, ऑक्सिलेटिंग चार्ज, ऑक्सिलेटिंग चार्ज। आपको ये पता है कि जो ऑक्सिलेटिंग चार्ज होता है ऊपर नीचे जा रहा होता है, जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास में पढ़े थे, तो ये मोशन कैसा हो जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ये जो ऑक्सिलेटिंग चार्ज है, ये क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज।
बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी। अब ये जो एक्सेलेरेटेड चार्ज है या क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, ये प्रोड्यूस कर देता है हमारा चेंजिंग या ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कि ऑक्सीलेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बना देता है क्या, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मतलब समझ रहे होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बातचीत हम लोग कर रहे हैं यहां पर। तो इससे बना आपका ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। भाई चार्ज मोशन कर रहा है, करंट फ्लो कर रही है और वो एक्सेलेरेटेड चार्ज है, तो जो बन रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ऑक्सीलेटिंग का मतलब चेंजिंग। मैं ये भी भाषा यूज करूं जैसे आप कंफ्यूज ना हो पाए किसी कीमत पर, यहां मतलब चेंजिंग। तो ये अब इसने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, और आप जानते हैं वापस ये इसको ऐसे बना देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं। मैं तुमको बनाता हूं, तुम मुझे बनाओ, दोनों मजा लेने लगे, मतलब कपल्ड हो गए। और इसी वजह से, इन दोनों की वजह से, इनमें ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और इनके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है, और यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कारण बन जाते हैं। जैसा मैंने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे हो और प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हो, तो दे विल फॉर्म ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक कैसी कहानी है, क्वालिटेटिवली यानी कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, कोई इसका मैथमेटिकल प्रूफ हमें नहीं करना है। तो आपको पूछा जाए कि कैसे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक ऑक्सीलेटिंग या एक्सीलेटेड चार्ज होगा, वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने आगे पढ़ रखा कि ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनता है ऑक्सीलेटिंग या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे से कपल्ड हो जाएंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे म्यूचुअली, और इनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से ईएम वेव पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इस पूरी कहानी में आप इतना तो पकड़ ही पाए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं बन रही है, तो वो एक्सीलेटेड चार्ज की वजह से बन रही है। ये की नोट है। अच्छा, कुछ मजेदार बातें और आपको बताते हैं जिससे आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट में फायदा होगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीलेटिंग चार्ज है, तो अगर मैं किसी भी वायर में, डिवाइस में चेंज होने वाली करंट भेज दूं, यहां पर क्या होता है, ये जो वेव बनती है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी सोर्स के बराबर होती है। यानी अगर मैं लिख दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सोर्स फ्रीक्वेंसी अगर n है, सपोज ये जो फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना, एक सेकंड में जितने ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, और ये n के ही बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, बाकी सारी रूप रंग अलग होंगे जो होने हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी। अब इस बात को देखते हुए कि हमने सोचा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रही है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए, मैक्सवेल ने बोला, बड़ा शानदार तगड़ा हिसाब। अब लाइट की जब भावना आई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए, तो हमने सोचा अगर हम ऐसा चार्ज यहां लगा दें और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कर दें कि लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी लाइट के फॉर्म में, हम देख लेंगे उसको, हमें दिखाई पड़ेगी। आप यही तो आप कह रहे हैं इस लॉजिक से कि अगर हम किसी डिवाइस में जो कि लाइट निकाल सकता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है हम इतनी भेज दें, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटिंग है, चेंजिंग करंट होनी चाहिए, तो वो जो ईएम वेव निकालेगी वो उसी फ्रीक्वेंसी की निकालेगी। तो अगर लाइट वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर हमने ऐसा कांड कर दिया, तो हमें यहां पर लाइट दिखेगी और बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि येलो लाइट अगर ले लेते हैं, पीले कलर की लाइट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं इधर बाजू में लिख रहा हूं, ये भर गया है, इसलिए जो हम येलो लाइट ले रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। और हमारे पास जो मॉडर्न सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं अभी तक, वो कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 6
या 10 की ऑर्डर लिखिए तो 10 की पावर 11 हर्ट्ज तक। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि आप जिस डिवाइस को जो करंट भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कर ही नहीं पा रहे हैं आप, काफी कम हो गई ना, इससे 3 जीरो कम हो गए पावर में, 1000 गुना कम। तो इतनी भेज नहीं पाए, इसलिए हमको यहां पर लाइट वाली ईएम वेव हम निकाल नहीं पा रहे उससे डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है सोर्स की। तो सोर्स हमारा जो हम ऑक्सीलेटिंग या वैरिंग करंट भेज रहे हैं, वैरिंग करंट का मतलब हो गया चार्ज ऑक्सीलेट कर रहे हैं भाई, ऐसे जा रही करंट वैसे जा रही, उसकी जो फ्रीक्वेंसी इतनी ही दे पा रहे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाते, हमारे पास क्षमता नहीं है अभी, तो ये नहीं देख पाए। इसलिए जो एक्सपेरिमेंटली चीजें देखी गई उसमें जो रेडियो वेव्स वगैरह हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उनको हम निकाल पाए और उसको हम पकड़ पाए। हर्ट्ज वगैरह का जो एक्सपेरिमेंट आगे रहा तो वो कम फ्रीक्वेंसी वाली रेंज को हम पकड़ने में कामयाब रहे और एक्सपेरिमेंटली शानदार चीज हो गई। तो मेरे ख्याल से आप पूरी बात यहां समझ पाए होंगे कि ये कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, आप मजा ले लेंगे इसका और क्लैरिटी आपको मिल रही है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इक्वेशंस क्या होंगी, क्योंकि है तो वेव, उसके बारे में भी जानना है, आपके कोर्स में भी है और जानना भी आवश्यक है। तो ये देखिए है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इसकी इक्वेशन। आपने 11th क्लास में वेव की इक्वेशन पढ़ी है अंतिम चैप्टर में, 15 चैप्टर या 16 चैप्टर जो भी नाम रहा हो, तो उसमें आपने ऑक्सीलेशन एंड वेव्स था वहां पढ़ी थी। तो यहां पर जैसा आप देख पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में अबाउट जेड ऑक्सीलेट कर रहा है और प्रोपोगेशन है जेड की डायरेक्शन में। तो हम EX और BY, EX का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और BY का मतलब B इन Y डायरेक्शन में, इस तरीके से इसकी इक्वेशंस लिख देते हैं जो वेव में हमने पढ़ी थी। EX वेक्टर क्या हो गया, E ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, EX इज इक्वल टू E नॉट साइन KZ, क्योंकि Z डायरेक्शन में जा रही है इस समय, माइनस ओमेगा टी। और BY वेक्टर क्या हो गया, B नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन जरूर रखिएगा, इस पे सवाल भी है आपके एनसीईआरटी में, हम करेंगे भी एग्जाम्पल के रूप में, और आ जाएगा तो नहीं समझे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि EY EZ कंपोनेंट 0 होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का Y डायरेक्शन में या Z डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, केवल वो एक X का मतलब है इस फोटो के आधार पे, वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में आप ऑक्सीलेट करा सकते हैं, वाई में करा सकते हैं, जेड में करा सकते हैं, उसी हिसाब से प्रोपोगेशन बदल जाएगा। प्रोपोगेशन मतलब चलने का रास्ता, अभी वो भी देखेंगे हम लोग, मैंने सब लिखा है जिससे कोई चीज छूटे ना। तो यहां पर EY EZ इस सिचुएशन में ये 0 हो गया, BX और BZ 0 हो गया क्योंकि BY था, बाकी जगह कुछ नहीं है। अब यहां पर आप देखें जो ये K होता है, K, इसे K की वैल्यू प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोला करते थे, 11th क्लास में जो पढ़ा था वो 2 पाई अपॉन लेमडा होता था। और ये जो प्रोपोगेशन वेक्टर है यही दिशा आधारित कर देता था कि किस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है, करंट का मतलब है वेव जा रही है। तो ये K की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा है। इसके बारे में कुछ और बातें कही गई हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसे अच्छा यहां इतनी बात रुक गई है तो यहां पर ये बात हमें पकड़ लेनी चाहिए, कुछ और डिटेलिंग आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, जहां पर इससे कुछ रिलेशनशिप डेवलप की जाती है, वो स्लाइड के बाद होंगी। तो इसको हम पकड़ के रखते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लेमडा। अभी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी जिक्र किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालते हैं। ये देखिए मैंने बड़ा बड़ा छाप दिया है कि हमेशा ये E क्रॉस B के डायरेक्शन में चलती है ये वेव। कैसे, देखिए मैं समझा दूं E क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पड़े हुए ना, राइट हैंड रूल, E से B की तरफ पंजा घुमाओ, राइट हैंड, अंगूठा जिधर जा रहा है उधर डायरेक्शन है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये देखिए एक्स एक्सेस है जैसा फोटो में बना है, ये वाई एक्सेस है जैसा फोटो में बना है, ये जेड एक्सेस है जैसा फोटो में बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने पकड़ा था एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक यहां देखिए बना है, मैग्नेटिक फील्ड बाई में पकड़ा है। तो हमने राइट हैंड रूल लगाया, ई की डायरेक्शन में पंजा रखा और बी की डायरेक्शन में घुमा दिया।
किधर अंगूठा आ रहा है? z डायरेक्शन में। तो अगर ये वेक्टर ऐसे हैं तो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन का मतलब वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, अगर कोई आपसे ये कह दे भाई कि मैं यहां पर आपको समझाने के लिए ऐसे ही डायरेक्शन लेते हैं, फोटो ऐसे ही बनाते हैं जैसे आपको बिल्कुल सहूलियत लगे, यहां पर मैं y ले लो, x ले लो और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने y डायरेक्शन में कर दिया। अगर इन दोनों डायरेक्शन में E और B ऑक्सिलेट कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं तो अभी बता ही दूंगा कि इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव किधर होगा। 2 सेकंड का पॉज, जो बच्चे पॉज करके कमेंट करना चाहते हैं करें, बाकी मैं दिखाता हूं। वही फोटो, वही E क्रॉस B, तो E की डायरेक्शन में आपने हाथ रखा और B की डायरेक्शन में घुमाया, अंगूठा देखिए किधर आ रहा है, आ रहा है ना, समझ गए? तो ये डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, -z डायरेक्शन में, -z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। अच्छा नहीं लिखा मैंने, तो -z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बात पकड़ में आई होगी ना? तो हमेशा E क्रॉस B करना है, अंगूठा जिधर जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी। इस पे सवाल आपके यहां आते हैं और मैंने पिकअप भी किया एक सवाल जिससे आप गहराई से इन बातों को समझ सकें। तो मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ ले गए होंगे कि कहीं भी हमको डायरेक्शन निकालना है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो E क्रॉस B का डायरेक्शन निकालिए, छुट्टी। आप चलते हैं, अगली बातचीत करते हैं कि भैया इसकी स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये बातचीत उसी एक्सप्रेशन से था जहां पर हमने k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा लिखा था, और इसकी जो स्पीड होती है ये प्रोपोगेशन स्पीड होती है, ये पढ़ा था 11th क्लास में, ओमेगा अपॉन के। ये देखिए ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या होता है देखिए, अब इसी बात को यहां लिखा गया है, ये याद ना हो तो कैसे काम करते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन, एन का फ्रीक्वेंसी, के हो गया 2 पाई अपॉन लेमडा। ये क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 2 पाई कट गया और ये एन लेमडा आ गया। तो आपने इस तरह का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, सी की जगह वी भी लिख सकते हो, एन लेमडा। ये फॉर्मूला ऐसे ही बन रहा है। ये क्या है? स्पीड ऑफ द वेव, जो क्लास 11th में उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, खैर नहीं पढ़ा तो यहां मैं बता ही दिया है, बात पकड़ में आ जाती है। यही बात देखिए, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, एन लेमडा लिखा हुआ है। अब यहां पर एक और बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप आती जो हमको जाननी चाहिए कि मैक्सवेल ने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। यानी E अपॉन B जब कर देंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल आएगी। ये कोई भी इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स हैं एट टाइम t। तो अगर ये किसी भी क्षण E बाई B के बराबर होगा तो P की वैल्यू के लिए भी बराबर होगा, E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C। तो ये दो फॉर्मूले कई बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते, रट्टा लगाते हैं, कहते ये सही ये गलत। आप समझिए दोनों सही हैं। ये क्या बता रहा है? किसी टाइम t पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैग्नेटिक फील्ड उसका रेशियो। किसी भी टाइम कह रहे हो तो जब दोनों लोग अच्छा, इसमें एक खास बात और होती है जो आगे हम बताएंगे भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो सेम फेज में होता है। सेम फेज में होने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टॉप पर पहुंचा है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टॉप पर पहुंचा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शून्य हुआ है तो मैग्नेटिक भी शून्य हुआ है, और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माइनस में गया है उस समय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर माइनस में गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर माइनस में गया। दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, दोनों इन हार्मोनी हैं। हार्मोनी का मतलब साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं। इसका मतलब होता है सेम फेज में होना। समझ गए? तो किसी टाइम t पर आप जब लेंगे जब वो इलेक्ट्रिक वेक्टर
पीक पर होगा ई नॉट, तो उसी समय बी बन जाएगा बी नॉट, क्योंकि सेम फेज में है, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू भी सी के बराबर होगी। ये सब शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। ऐसा एक्सप्लेनेशन आप लाखों रुपए की कोचिंग जब जेई नीट के लिए करेंगे, वहां भी आपको शायद ही इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले। तो अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। खैर, बात जो समझ पाए होंगे, सी हो गया ई नॉट अपॉन बी नॉट या ई अपॉन बी, और ये फॉर्मूला तो हमको पता ही था। अब इससे एक कदम आगे और चलते हैं, क्योंकि अपना तो मुद्दा ये है कि सी ढूंढ पावे। तो यहां पहुंच गए, मैक्सवेल ने ही पूरी चर्चा करके बता दिया कि जो सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन वो मीडियम जो होता है, उस मीडियम की परमेबिलिटी और परमिटिविटी, जिस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। अगर वैक्यूम में है तो वैक्यूम की परमिबिलिटी म्यू नॉट और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से इसका रिश्ता होता है, और ये रिश्ता सी क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, हमको पता है। रखने के बाद जब हमने सी कैलकुलेट किया तो क्या देखा कि भैया ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। और जैसे ही मैक्सवेल ने कैलकुलेशन किया, वो उछल गए। उन्होंने कहा ये लाइट जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रहा है। वहां से उन्होंने खूंटा गाड़ दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो लाइट है, प्रकाश, ये लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक शानदार फीचर ये भी होता है, जो फैमिली उसकी है, एक्स रे, लाइट रे, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, गामा रे, ये सारी जो रेज होती हैं, इनका वैक्यूम में स्पीड सेम होता है, जो कि इसके बराबर होता है। बाकी मीडियम में अलग अलग होगा, है ना। कि एक मीडियम में भाई लाइट ग्लास के अंदर चलती है, शीशे के अंदर दिखाई पड़ती है कि जा रही है, वहां कुछ और उसका स्पीड हो जाएगा, और अगर रेडियो वेव है तो कुछ और स्पीड हो जाएगा, लेकिन वैक्यूम में सबका सेम होगा। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनके पास एक कंक्लूजन मिला, और मैक्सवेल उछल गए। तो which is the speed of light in vacuum? This fact led Maxwell to predict the light is an electromagnetic wave. देखिए, इस वाली बात ने कितने जबरदस्त काम करते हैं। आनंद आ जाएगा अगर आप छोटी छोटी बात पकड़ें कि यार कितनी बढ़िया फिल्म चल रही है, कितनी बढ़िया स्टोरी है। और द इमरजेंस ऑफ द स्पीड of light from purely electromagnetic consideration is the crowning achievement. जबरदस्त अचीवमेंट था मैक्सवेल का, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये सारी थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कर पाए वो। कितना दिमाग रहा होगा उनका मतलब गजब। खैर, अभी इसको उस तरफ ले जाएंगे तो पंचायत करनी पड़ेगी कि आपसे कोई मिले, आपसे बात करे और आपका भविष्य बता दे कि आप यही करोगे और वही होने लगे, तो आप कहेंगे जोशी साहब हैं तो पंडित जी हैं। खैर, अलग की बात है, तो साइंटिफिक मैटर की बात चल रही है, तो आप इससे समझे। अब क्या होता है, अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर किसी मीडियम में जा रही है, तो वैक्यूम का स्पीड निकाला गया है। जैसे लाइट जो होती है वो शीशे में चलती है, ग्लास में, तो वहां स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए भी बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। म्यू को लिख सकते हो आप म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी और म्यू नॉट होता है वैक्यूम का, इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हैं। म्यू को लिख सकते हो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, या आप म्यू आर को ऐसे पढ़े होगे म्यू अपॉन म्यू नॉट। इससे ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। और एप्सिलॉन का भी आप जानते हैं, एप्सिलॉन हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, या रिलेटिव परमिटिविटी बात करें तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप पढ़ चुके हैं। इन वैल्यूज को यहां फिट कर दिया। फिट करने के बाद जो सी था, सी क्या था, सी हमारा था 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को यहां पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1 अपॉन रूट करके सी लिख दिया। आप समझ पा रहे होंगे ये क्या लिखा है, दो भागों में तोड़ लो। मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूं तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट के म्यू आर। और ये देखिए वैल्यू क्या हो गई, दिस इज सी। इसको सी चिपका दिया या 1 अपॉन के म्यू आर नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला भी आपके काम का है कि किसी वेलोसिटी निकालनी किसी मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन अंडर रूट के इंटू म्यू आर। इसको भी याद रखिए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए छक्का मार दीजिएगा। खैर, आप ये बात समझ पाए होंगे।
अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई कि आपने देखा होगा टॉपिक में भी लिखा था, आपको पूछा भी जाता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स हैं, क्वालिटेटिवली बताइए, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करना है। तो क्वालिटेटिवली आप कैसे बता पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स हैं? ऐसे बता पाएंगे, 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और जिधर प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसके भी परपेंडिकुलर हैं। तो ये ट्रांसफर वेव हो गई। ट्रांसफर वेव किसे कहा जाता था? अगर मीडियम की बात करें क्लास 11 की, तो मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे हो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव होनी चाहिए, या प्रोपोगेशन ऑफ द वेव जिधर है उससे 90 डिग्री पर इनका ऑक्सीलेशन होना चाहिए। किसका? मीडियम के पार्टिकल का। यहां भी ऐसे ही हो रहा है, प्रोपोगेट कर रही थी जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है। इस वजह से इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और एक्सपेरिमेंटली अब तो पूरा तगड़ी तरीके से सिद्ध हो चुका है कि ये ट्रांसवर्स वेव्स ही हैं, बहुत आसानी से। तो उस बात को लेके अगर मैं चालू होऊंगा तो समय और लगेगा, तो उसको मैं रोक रहा हूं। आसानी से ये देखा जा सकता है कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो इस बात को आप जरूर अपने पास पकड़िए, ये इस चीज की चीज बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कि करके इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं हम लोग। अब आते हैं इसकी एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। तो साहब, एनर्जी डेंसिटी क्या, किस चिड़िया का नाम है? आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है तो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। भाई जा रही है तो एनर्जी लेके जा रही है, तो एनर्जी लेके जा रही है, तो जो एनर्जी वो ले जा रही है वो अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम ले लें कि भाई टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। जिससे हमें पता लग जाता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी ये कैरी कर रही है। उसी के फॉर्मूले यहां बने हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। अच्छा, उस बात को समझने से पहले ये भी देख लीजिए, या ये आपको साबित कर दूंगा अभी प्रूफ करके, कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होते हैं। तो जो एनर्जी डेंसिटी आएगी ना टोटल, उसका आधा कैरी करता है इलेक्ट्रिक वेक्टर और आधा कैरी करता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, आधा आधा पार्टिसिपेशन, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल आएगी। समझ गए ना मेरी बात? ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी ये कैरी कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज्यादा अपने पास ज्यादा एनर्जी दे रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कम दे रहा हो। दोनों की एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक वेक्टर की सेम होती है। तो यहां पर देखिए ये लिखा है कि एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं, वो आपको बता दिया, पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होती है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये मैं डराइव करके भी दिखाऊंगा, छोटा सा 2 मिनट का डेरिवेशन रहता है। ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक वेक्टर के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो जो वैल्यू रखती है, ये अभी डराइव करेंगे, वही वैल्यू मैग्नेटिक वाली रखती है। तो सेम एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली कहानी। और दोनों को टोटल निकालने के यूई प्लस यूबी कर दिया है, तो इनको जोड़ के यहां पर लिख दिया गया है। चलिए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं यहां केवल डेरिवेशन लिखता हूं जिससे आपको आइडिया हो। 2 मिनट का डेरिवेशन है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देके जाएगा। हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको कितना लिखते हो? हाफ म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, चैप्टर्स जो पढ़ते आ रहे हैं आप। इसी तरीके से मैं लिख दूं मैग्नेटिक वाली, एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख देता हूं, इतना समझदार तो आप हैं ही। अब यूबी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब अगर इनको हम जोड़ दें, टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालें इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां लिख देते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी इन स्टैटिक फील्ड्स, स्टैटिक ई एंड बी। ठीक,
तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, U बराबर यू ई प्लस यू बी। कोई समस्या नहीं, दोनों को जोड़ मारो। तो ये रहा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब ये जो हमारी टोटल एनर्जी डेंसिटी आई है ये तो स्टैटिक की है, लेकिन जो ईएम वेव होती है उसमें तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपने अल्टरनेटिंग करंट में भी देखा हुआ है, पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कि जहां पर हमारा चेंजिंग मामला आ जाता है, चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट स्टाइल, वहां पर हम लोग इस ई और बी को इसकी आरएमएस वैल्यू से चेंज कर देते हैं। आरएमएस वैल्यू का लाने या इस कॉन्सेप्ट को लाने का मेन मुद्दा यह था कि जैसे हम लोग नॉन चेंजिंग इक्वेशंस बनाते हैं स्टैटिक, उसी रूप में इसको दर्शाया जा सके तो और आसानी होगी। तो यहां पर इन चेंजिंग, मैं कलर बदल लेना चाहिए मुझे, क्योंकि इन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि ईएम वेव्स में होती हैं, दोनों बदलती हुई, हम क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यूज लिखी हैं ई, इसको ई आरएमएस कर देंगे, तो ये चेंजिंग की घटना हो जाएगी। और हाफ 2 म्यू नॉट बी आरएमएस का स्क्वायर, देखिए ये चेंजिंग की घटना हो गई। अब यहां पर कुछ खेल खेल लेंगे। ई आरएमएस वैल्यू हमें पता होती है कि आपने पढ़ी है अल्टरनेटिंग करंट में, इसको आप E0/√2 लिख सकते हैं। बी आरएमएस की बात करें बेटा जी तो इसको B0/√2 लिख सकते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके यहां वैल्यू हम पुट कर देने वाले हैं। तो अगर आप पुट करेंगे वैल्यू तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E0/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट B0/√2 का होल स्क्वायर, जैसा हम आप समझ पाए। अब देखिए U की वैल्यू क्या आ गई, ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, तो दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह इसका 4 म्यू नॉट B0 का स्क्वायर। ये देखिए टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई। थोड़ा सा अभी हमने टोटल निकाली है, लेकिन अभी हमने ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी डेंसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है या मैग्नेटिक फील्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। दोनों इक्वल तो तभी होंगी जब दोनों लोग का बराबर हिस्सा हो। 1 रुपए में 50 पैसे इनके 50 पैसे इनके नहीं, तब तो बराबर माना जाए। अब इस खेल को हम लोग खेलेंगे, यानी ये प्रूफ करने जाएंगे कि देखो भैया दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, हम वी नो दैट कि हमने पढ़ा था कि E0/B0 को C लिखा जाता है, मतलब E0 को हम CB0 लिख सकते हैं। दूसरा एक रिलेशन हमको पता है कि C स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगी, जो अभी मैक्सवेल ने दिया था। देयरफॉर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी है जो कि ये वाली है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट E0 की जगह रखा आपने CB0 का स्क्वायर, बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से। फिर आगे चलते हैं 1/4 ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू आ जाएगी C की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, देख पा रहे हो ना। तो C स्क्वायर की जगह 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रख दिया, समझना C की जगह ये वैल्यू रखती है, C स्क्वायर आ जाएगा ना, तो C स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करती है इनटू B0 का स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन नॉट कट गया और ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई 1/4 μ0 और B0 स्क्वायर। और बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या है, ये यही वाला तो एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पर आप देख पाए कि UE बराबर UB आपने दिखा दिया, अलग से मैं लिख देना चाहूंगा, किसी कीमत पर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यहां से आप ये साबित कर पाए कि दोनों
जो एनर्जी कैरिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कंट्रीब्यूशंस सेम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब इसी से कुछ बातें और कर ली जाएं तो हम अलग अलग एनर्जी डेंसिटी दिखा सकते हैं। यानी ये जो टोटल एनर्जी थी इसको लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में लिख लेते हैं। तो यहां पर कैसे शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यू लिखा, ये एनर्जी डेंसिटी है टोटल, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो आप लिखते क्या हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4, और इसकी जगह क्योंकि ये जो चीज है ना यूबी, ये यूई के बराबर है, तो वापस इसको ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1/4 जोड़ा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए, देखिए तो बहुत आसानी होती है। ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस इंटू √2, ई आर एम एस इंटू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ई नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी। इससे आप ये फॉर्मूला याद रखना कितना आसान है। इसी तरह इसको मैग्नेटिक फील्ड में निकाल सकते हो, यानी फिर से यू लिखो, और हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये दोनों इक्वल है तो ये इसके बराबर रख दिया, यानी 1/4 म्यू नॉट बी स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो गई, 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, फिर 1/2 म्यू नॉट और बी आर एम एस इंटू √2 का स्क्वायर, फिर ये √2 बन के कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आई, 1/म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। ये देखिए पूरी चीज आप एकदम फाड़ डाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अंदरूनी बात को। तो इससे ये प्रूफ क्या हो गया, सिद्ध ये हो गया कि जितनी एनर्जी डेंसिटी है, जितनी एनर्जी कैरी कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी और आधी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इक्वल है, और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बात पूरी प्रूव हो गई। मैं इसको नीचे कर देता हूं, जो बच्चे पूरी चीज सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है और जबरदस्त क्लैरिटी देता है। मैं हट जाता हूं, जो बच्चे इसको यूज करना चाहें, फिर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। इसको नोट किया होगा आपने। मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं और आ गया है, ये छोड़ता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट या रोक कर लिखने या जो भी चाहें वो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने यहां पर ये देख लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी जो कैरी करती है, एनर्जी डेंसिटी, वो कितनी होती है और उसके क्या अंदरूनी मामलात हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, तो जो ये इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है वो उसको कर लेंगे। तो ये देखिए इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब है द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी पर यूनिट एरिया, आप मान लीजिए वेव इधर जा रही है, ये x बना तो यहां x ही बना रहा हूं मैं, और आपने एरिया जो लिया इसके परपेंडिकुलर ले लिया, और ये एक एरिया क्या है 1 यूनिट का। x और टाइम जो ले रहा हूं एसआई सिस्टम के हिसाब से 1 सेकेंड। 1 यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में परपेंडिकुलरली जितनी एनर्जी इस पे फॉल करेगी वही इसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखिए I, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस इंटू सी। पीछे वाला जो फॉर्मूला निकला था वो था एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस, इसी में सी से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह इसकी बात करेंगे तो यहां भी आप देखेंगे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
दिस इज द इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी, आप समझ गए। प्रोपोगेशन ऑफ द वेव जिधर है उसका एक परपेंडिकुलर एरिया लीजिए जो यूनिट हो, और 1 सेकंड में या पर यूनिट टाइम जितना एनर्जी उसको क्रॉस करेगा वो उसका इंटेंसिटी बोला जाएगा। चलिए ये फॉर्मूला कहां से आया, 2 मिनट के अंदर इसको भी मैं निपटाता हूं। देखिए मजा आएगा, आपको भी सुपर क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। तो डेरिवेशन क्या है, हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी इसी के अंदर भरी हुई मानेंगे जो आगे मूव करेगी। इस सिलेंडर का एरिया ले लेते हैं ए, और स्पीड ऑफ जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में c, और इस सिलेंडर का जो लेंथ ले रहे हैं वो c इंटू डेल्टा टी ले रहे हैं। तो अगर आपसे बात की जाए कि भाई डेल्टा टी टाइम में जितनी एनर्जी इसमें भरी थी वो इस वाले हिस्से को क्रॉस करके निकल जाएगी, तभी तो ये लेंथ है ना भाई। एनर्जी जो जा रही, वेव जा रही है, उसकी स्पीड है c। डेल्टा टी टाइम में कितना चलेगी, c इंटू डेल्टा टी, यानी जितनी एनर्जी भरी है डेल्टा टी टाइम में इस वाले एरिया को क्रॉस कर जाएगी। बात समझ में आती है। तो अब हम एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है एंड टोटल एनर्जी, वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी, यहां एवरेज एनर्जी डेंसिटी इस वॉल्यूम में जो थी इनटू टोटल निकाल रहे हो, ये क्या है टोटल, वो स्मॉल यू होता है और ये कैपिटल यू है। तो यहां पर आप लिख देंगे वॉल्यूम। इसका मतलब है पर यूनिट जितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू है, ये मैं इसको ऐसे लिख दूं, नहीं एक जैसे ही लगने यू लिख देता हूं और इसको इसे इसकी टेल बना देता हूं। और ये कितनी हो गई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का कितना है, सी इंटू डेल्टा टी लेंथ है, एरिया ये है, तो सी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया बेटा। इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी आई क्या रहा, एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, यही हमने डेफिनेशन यस सीखा है। U लिख देते हैं, इसको एरिया इंटू डेल्टा टी लिख देते हैं। अब U अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी करेंगे, U की वैल्यू ये पुट करेंगे, एरिया एरिया डेल्टा टी कट जाएगा, U इंटू सी आ जाएगा। दिस इज U इंटू सी, आप देख पाए। अब हम इंटेंसिटी I की बात करें तो यहां पर ये जो UC लिखा था इसकी वैल्यू लिख देते हैं। U कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और इसी को आरएमएस फॉर्म में लिखें तो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वाले रूप में लिखें तो क्या लिख देंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर इंटू सी, और इसी को आरएमएस में लिख दीजिए जैसे मैं आपको सिखा चुका हूं, 1/μ0 बी आरएमएस इंटू सी। तो ये आपकी देखिए इंटेंसिटीज आ गई। तो इन बातों को सीखकर आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। तो मैं हट जाता हूं, इसका डेरिवेशन ले सकते हैं, 2 मिनट का डेरिवेशन, इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की निकाल पाए। कई बच्चों को यही क्लैरिटी नहीं होती कि सर इंटेंसिटी कहते किसे हैं, तो ये सब बातें आप समझ गए यहां पर। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, जिसपे बड़ा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं कि नहीं। क्योंकि जो मोमेंटम था तो पहले ये समझा जाता था कि जो मैटर होते हैं, पार्टिकल, मतलब मैटर का मतलब जैसे ये पेन, वही मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये इसमें मास है, और मोमेंटम को बोलते थे मास इनटू वेलोसिटी, एमवी। मास होगा तभी तो एमवी ट्रांसफर कर पाएगा, और जो वेव होती है उसमें मास तो होता नहीं, तो एनर्जी होती है। तो कहते थे भाई ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है मोमेंटम वाली, वो मैटर वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, बाद में सिद्ध भी हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मोमेंटम ट्रांसफर करती है, प्रेशर क्रिएट करती है ना। जिससे ये बात समझ में आई कि भाई साहब ये मोमेंटम की जो कहानी है केवल मैटर रिलेटेड नहीं है, ये आपको
वेव के अंदर भी पाई जाती है। तो तभी ये सवाल बनता है, क्योंकि अक्सर ऐसा सोचा जाता था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ मोमेंटम देंगी, मैटर तो है नहीं, मास तो है नहीं। तो आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती है कि नहीं, तो आंसर है कैरी करती है। कितना कैरी करती है ये छपा हुआ है। तो मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। ये P लीनियर मोमेंटम है और ये U टोटल एनर्जी है, जो अभी हम लोग देख चुके हैं सारा डेरिवेशन से, अपॉन C। तो यहां से आप सीख गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करती है और वो कितने के बराबर होता है, टोटल एनर्जी अपॉन C। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। खैर ये बात भी सीख गए। अब एक और मजेदार बात आती है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर भी क्रिएट करती है? एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध भी हो गया कि हाँ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर भी क्रिएट करती है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल कहा जाता है कि जो कॉमेट्स होते हैं, अब कॉमेट कई बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। एक सन है ना, सन तो सब जानते भाई, है ना। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट स्टार की तरह होते हैं। एक स्टार की तरह ऑब्जेक्ट है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है और उसका पूंछ होता है, तो इसे बोलते हैं कॉमेट। आप समझ पाए? कॉमेट क्या है? स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है, जिसकी पूंछ भी होती है, टेल भी इंग्लिश में, उसको बोलते हैं कॉमेट। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है धकाधक सूरज सन से, तो इसकी वजह से भी ये जो टेल होती है ना, दिस इज टेल, ये टेल सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। प्रेशर पड़ रहा है ना तो इधर जाती है, इसकी तरफ नहीं होती। तो ये उसी का एग्जांपल है कि जो पूंछ होती है कॉमेट की या टेल, वो सूरज से अवे होती है, क्योंकि वो प्रेशर फील कर रही होती है। किसी पे प्रेशर लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में बहने की कोशिश करेगा। ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए या जो भी भाषा बोले, एक समझने वाला एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप प्रेशर की बात करेंगे तो आई इंटेंसिटी है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन फॉर्मूलों को देखिए, सारी चीज को रिलेट हो रही है। इंटेंसिटी हम समझ चुके हैं, सी हमें पता है, तो प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन कितना हुआ, इतना हुआ। हम ये भी सीख गए कि भाई प्रेशर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देती है। अब दो तीन सवाल हैं जिसको हम लोग करेंगे तो और पकड़ बनेगी, फिर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। देखिए, तो आते हैं अगली चीज पर। यहां लिखा है, जो पूछा जाता है आपके बोर्ड में, इलस्ट्रेट बाई गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। भाई एनर्जी कैरी करती है, तभी तो आप धूप में हाथ रखते हैं तो गर्म हो जाता है हाथ। गर्मी के दिनों में रखिए तो 10 मिनट बाद आप शायद ना पसंद करें हाथ को रखना। अगर लोहे की कुर्सी रख दीजिए तो 10 मिनट बाद आप बैठ नहीं पाएंगे। या स्कूटी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, गर्मी में देखिए जब बैठते हैं तो झटका लगता है, शॉक। तो वो क्यों शॉक लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करती है, उसी से वो गर्म कर देती है चीजों को, हीट अप द स्टफ। ठीक, आप समझ गए। दूसरा मोमेंटम। मोमेंटम का एग्जाम क्या है कि जो फोटो करंट प्रोड्यूस होती है, फोटो करंट इन फोटो डायोड्स, फोटो करंट इन फोटो सेल्स, ये इसका एग्जाम्पल है कि मोमेंटम कैरी करती है। फोटो करंट आप समझ लीजिए, फोटो सेल हैं, यहां पर ये लाइट पड़ी और इनसे करंट निकलने लगी, इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलने शुरू हो गए। तो ये एग्जाम्पल है मोमेंटम, जो ट्रांसफर होता है उससे वो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, फोटो करंट बन जाती है। फोटो मतलब एक तरीके से लाइट समझ लीजिए आप, बाकी आगे पढ़ेंगे, फोटोन वगैरह की बात पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक अंदाजा मिल गया आपको। तो एनर्जी भी कैरी कर रही क्योंकि वो हीट अप द स्टफ, हीट अप दी स्टफ मतलब कोई भी चीज आप रखेंगे धूप में तो वो गर्म कर देती है, एनर्जी है तभी तो। और फोटो करंट निकाल ली फोटो सेल से, तो वो मोमेंटम का एग्जांपल है। कितना कितना होता है आपको याद है तो फट से आप फॉर्मूला भी लिख मारिए, वो एग्जामिनर गिर पड़ेंगे, अरे क्या बच्चा मिल गया हमको। सुंदर आओ गले लगा ले, पूरे नंबर ले लीजिए। गले तो ऐसे ही लगाएंगे, घर थोड़ी चले आएंगे। पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला पकड़ा है तो एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दीजिए, मस्त। अगली बात देखते हैं, देखिए, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स किधर? ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस अगर आप इधर बना रहे हैं, वाई में इधर बनाता हूं और जेड इधर बना देता हूं, इस डायरेक्शन में वेव चल रही है। तो कह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर किधर होगा। आप जानते हैं जो डायरेक्शन होती है वो E क्रॉस B के हिसाब से डिसाइड करते हैं, आप बताया था। तो E क्रॉस B में अंगूठा इधर लाने के लिए आपको ऐसे ही तो करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर हुआ? Y में, और मैग्नेटिक वेक्टर किधर हुआ? Z में। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका गया Y एक्सिस की तरफ और Z की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ऑक्सिलेट करेगा, ऑक्सिलेट्स इन वाई एक्सिस। इसी तरीके से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑक्सिलेट्स इन जेड एक्सिस। आप पकड़ लिए बात और निश्चित तौर पे सही करेंगे आप। चलिए अगली बात कर देते हैं, जहां पर हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड। ये मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बता रखी है इसी लेक्चर में कि एक ऑक्सिलेटिंग चार्ज आप लेते हैं जो यहां जाता है, फिर वो यहां आता है, फिर ये वापस। ये ऑक्सिलेटिंग मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। ऑक्सिलेटिंग चार्ज जो कि एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, उस वजह से आपको यहां पर ये क्या क्रिएट करता है? चेंजिंग ऑक्सिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उससे क्रिएट होगा ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये वापस इसको क्रिएट करेगा। दोनों कपल्ड हो जाएंगे, एक दूसरे को रीजनरेट करेंगे, जिसकी वजह से ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये थोड़ा सा अंदाजा दोबारा दे दिया है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो 8-10 हैं, उसको एक साथ रिव्यू कर लेते हैं। पढ़ सब लिए हैं, एक साथ समरी फॉर्म में पकड़ लेते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये रेड, चलो ठीक है। The EM waves are produced by accelerated charges and do not require any material medium for their propagation. तो एक्सीलरेटेड चार्ज से ये बनती है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। पहले ये थ्योरी थी, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के बारे में साइंटिस्ट इतना पढ़ चुके थे कि दिमाग पे बैकलॉग था उनका। उन्होंने कहा भाई ये वेव है तो कोई ना कोई मीडियम होगा, और एक पॉइजनस मीडियम ईथर को मान लिया था उन्होंने कि चारों तरफ इस संसार में ईथर फैला हुआ है। क्योंकि इस बात को वो पचा ही नहीं पा रहे थे कि कोई वेव ऐसी हो सकती है जो बिना मीडियम के चल सके, क्योंकि उसके पहले जो साउंड वेव और बाकी वेव्स पड़ी थी सब में मीडियम चाहिए होता था। लेकिन बाद में ये समझ में आया एक्सपेरिमेंटली आगे चल के कि भैया इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तब ये कॉन्सेप्ट गिर गया कि पूरे स्पेस में ईथर भरा हुआ है। देखिए कैसे कैसे मजेदार बातें होती हैं। The directions of oscillating E and B are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. यानी E and B खुद के परपेंडिकुलर हैं और जिस तरफ डायरेक्शन प्रोपोगेशन का है वेव का उसके भी परपेंडिकुलर है। So the electromagnetic waves are transverse in nature. ठीक है। The oscillations of E and B fields are in same phase. मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर के दौरान कि E और B जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो सेम फेज में होते हैं। मतलब टॉप पर E0 B0 एक समय पे जाता है, दोनों की वैल्यू एक समय पे 0 होती है, और दोनों ही मिनिमम जब होते हैं तो एक साथ होते हैं, यानी हार्मोनी में रहते हैं, सिंक्रोनाइज रहते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन द फ्री स्पेस विद सेम स्पीड। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेस में, वैक्यूम में स्पीड सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और मटेरियल में 1/μ एप्सिलॉन नॉट ये हम पढ़ चुके हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, वैसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वो C/n के बराबर हो जाएगा, लाइट की बात कर रहे तो। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर C के बराबर होता है E0/B0 = C, ये भी देख चुके हैं। और C की वैल्यू 1/,
अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये सारी बात देख चुके हैं, एक जगह लिखी जा रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दोनों इक्वली शेयर रखते हैं, आधा आधा। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी है इसका भी फॉर्मूला हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोगों ने निकाला वो यही है, उसको भी पकड़ के साथ में रख सकते हैं। टोटल एनर्जी डेंसिटी की बातचीत चल रही है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम कितना, टोटल एनर्जी अपॉन सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको ऐसी भावना आ सकती है कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, लाइट जा रही है, लाइट जा रही है सीधे इस कैमरे में आपकी तरफ, और मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो क्या लाइट घूम जाएगी? नहीं घूमती। लाइट सीधे ही जाती है मैग्नेटिक फील्ड से, वो घूमती नहीं है। जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होते हैं। अगर इस बात पे ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी फीलिंग आएगी, यार मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो होता है, मैग्नेट लगा दिया तो घूम जाना चाहिए उसको, नहीं घूमती। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेविएट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? वेव की। ये सब शो करती हैं, पोलराइजेशन भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज responsible for its optical effects because E naught is much larger than B naught। अब ये जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे लाइट है, लाइट होने पर हम देख पाते हैं, हम यहाँ जो चीजें देख पा रहे हैं, इस बोर्ड को मैं देख पा रहा हूं या अपने हाथ को देख पा रहा हूं, ये क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है यहाँ उस प्रकाश के या लाइट के रूप में, उसमें E नॉट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मच लार्जर देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्टिकल इफेक्ट है वो अच्छा मिलता है, हम चीजें देख पाते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। एनसीईआरटी के कुछ सवाल भी कर लेते हैं क्योंकि पूरा जबरदस्त वीडियो है ये आपके लिए। एग्जाम्पल 8.1 है एनसीईआरटी का, तो ये क्या बोलता है साहब? ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस along the x direction at a particular point in space and time। E की वैल्यू, ये जो बोल्ड लिखा होता है एनसीईआरटी में, ये वेक्टर को रिसेंबल करता है। कई बच्चे ये भी पकड़ नहीं पाते हैं, खैर आप पकड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात, जिनको नहीं मालूम उनके लिए। ये बोल्ड छाप देते हैं तो मतलब वेक्टर है, तो यहां ये ऐसे लिखा हुआ है 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द B एट दिस पॉइंट? B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर रहा है। तो हम यहां पर जानते हैं कि C का जो मतलब होता है वो E अपॉन B होता है। तो अगर मैं यहां से B निकालने की कोशिश करूं तो E अपॉन C लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मैग्नीट्यूड दे रखा है 6.1, 6.3 वोल्ट मीटर। स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है, m और मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का मामला आ गया। अब क्योंकि ये बी वेक्टर पूछा है तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर पूछ लिया है, तो कोई समस्या की बात नहीं। किधर चल रही थी? जेड एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है ईएम वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है। कैसे हमको पता? जे कैप लिखा हुआ है। ये जे कैप का मतलब इसका डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में, तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं बची क्योंकि तीनों को परपेंडिकुलर होना है, तो ये जेड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। वैसे भी ई क्रॉस बी आपको दिख रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस या बी वेक्टर की बात करें, वेक्टोरली लिखें तो मैग्नीट्यूड है 2.1 इंटू 10⁻⁸ और के कैप टेस्ला लिख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। के कैप लगाने का मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मामला हो रहा है। बस इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और एनसीईआरटी का, उसको भी सॉल्व करेंगे जिससे हम पूरी पकड़ अच्छे से
बना सकें शानदार तरीके से। आइए उसको भी देख लेते हैं ना। तो ये हम लोग पहुंचे अगले एग्जाम्पल पर एनसीईआरटी के 8.2। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई की वैल्यू इतनी दे रखी है, पूरा इक्वेशन है देखिए, बहुत अच्छी बात है। और व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी बताएंगे ना हम लोग। और राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी लिखेंगे। तो देखिए जो स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशन रहती है वो क्या थी, अभी हम लोगों ने देखा था बी वाई इज, ये प्लस में लिखी है ना, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, बी नॉट साइन, और यहां पर लिख सकते हैं देखिए प्लस में है तो आप इसको के एक्स, एक्स नहीं है किस डायरेक्शन में ट्रेवल एक्स ही है, के एक्स प्लस ओमेगा टी हमने पढ़ा था। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि ये लेमडा लेमडा निकालना पड़ेगा, तो बी नॉट साइन लिखता हूं और इसको आप लिख सकते हैं के को 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, और साथ में ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू टी इंटू टी। ये आप जानते हैं ओमेगा और के का मतलब, कहीं लिख दूं क्या, के का मतलब है प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लेम्टा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी, भूल ना जाएं इसलिए। अब यहां पर मैं पी नॉट ले लो, साइन ले लो, और आप चाहो तो 2 पाई ले लो कॉमन, तो ये वैल्यू क्या बनी, एक्स अपॉन लेमडा प्लस टी अपॉन टी। अब ये जो इक्वेशन है ध्यान क्या रखना है, कई बच्चे गलत कर सकते हैं, जब आप इक्वेशन ये लिखते हैं ना बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब होता है कि आप अगर एक्स एक्सेस लिए हुए हैं तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये माइनस साइन। और कहीं पर अगर ऐसा लिखा मिल जाए, आपने 11 में पढ़ा होगा, मैं केवल याद दिला दे रहा हूं इस उम्मीद से कि आपको याद आ जाए, हो सकता ना भी ध्यान हो। और ये जब प्लस फिगर लिखी होती है तो इसका मतलब वेव चल रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। बात पकड़ में आ रही होगी, किधर चल रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर ये वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये आपको अंदाजा हो गया है। उसी हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी है। अब यहां पे कंपेयर कर लेते हैं और निपटाते हैं। वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ यहां से देखिए क्या हो गई, इससे कंपेयर कर दीजिए पूरी वैल्यू को, तो व्हाट वी गेट आफ्टर कंपेयरिंग, मैं यहां कलर बदल देता हूं, आफ्टर कंपेयरिंग हमारा जो वेवलेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 पाई बाई लेमडा को इस इक्वेशन से 0.5 इंटू 10 की पावर 3, तो लेमडा क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको और इसको कंपेयर किया है, ध्यान समझ पा रहे होंगे, 0.5 इंटू 10 की पावर 3 2 पाई बाई लेमडा के बराबर, तो लेमडा 2 पाई अपॉन दिस 1। आगे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब इधर से कंपेयर कर दीजिए, तो 1 बाई टी की वैल्यू जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कंपेयर किया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 और अपॉन 2 पाई भी है ना साथ में, तो वैल्यू कितनी हो गई 23.9 गीगाहर्ट्ज। अब इसको ये आंसर आ गया पहले वाले का दोनों। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए देख लेते हैं। अब यहां पर इसकी एक्सप्रेशन के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे मजा आ जाए आपको। देखिए इन इक्वेशन से आप ये सीख पाए, यही बना देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, वाई डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे फोटो बना रहा हूं, ये एक्स की बन गई, ये वाई की बन गई, और ये बेटा जेड की बन गई। व्हाइट कलर ले लेते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका बी वाई, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, बी लिख दो, बी वाई भी लिखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही बी वाई हो जाएगा। ये बी इधर है, और जो चल रही है वेव, आप समझ गए, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ऑफ ईएम वेव। कैसे पता चला था, इस इक्वेशन के रूप रंग से पता चला कि माइनस एक्स डायरेक्शन में ये चल रही है।
है ना। अब E क्रॉस B से आप पता कर पाएंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है। अंगूठा इधर आना चाहिए, तो E किधर होगा, आप समझ गए E किधर होगा। E देखिए इधर होगा, Z की तरफ, अब पॉजिटिव Z की तरफ। तो E का हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो E जा रहा है Z डायरेक्शन में, हम ये सीख गए, ढूंढ पाए, समझ पाए, और बाकी वैल्यू लिखते हैं जो हो जाएगा E नॉट। तो देखते हैं यहां वैल्यू क्या है। E नॉट हम निकाल सकते हैं, तो E नॉट निकालने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं E नॉट इज इक्वल टू B नॉट इंटू सी, क्योंकि E नॉट अपॉन B नॉट सी होता है। तो B नॉट कितना था यहां, देखिए B नॉट यहां था 2 इंटू 10⁻⁻7, दिस इज कंपेयर करने के बाद B नॉट। तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 10⁻1 वोल्ट पर मीटर। ये E नॉट आ चुका है। अब हम EZ की वैल्यू लिख रहे हैं एक्सप्रेशन। तो पहले होता है E नॉट यानी 60, ये 60 यहां से आया है। फिर लिखेंगे साइन, और अंदर का एक्सप्रेशन तो वैसे ही रहेगा 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t, और ये है वोल्ट पर मीटर। तो ये देखिए एक्सप्रेशन आ गया। भाई इसकी जो इक्वेशन लिखते हैं, आपको EZ की बात करें तो E नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी लिखी जा रही है। इसी को रेफरेंस मान के इसको हमने छाप दिया यहां पर, क्योंकि वेव के लिए kV की वैल्यू तो वही थी जो पहले थी आपकी। तो इस तरीके से देखिए आप इस बात को लिख पाए, और एक बढ़िया सवाल आपने सॉल्व कर लिया। मैं हट जाता हूं, आप इसको देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ आपको ले जाएगा। वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा आपका, उसमें याद करना ज्यादा रहता है। तो ये आप पकड़ पाए होंगे, देखिए सारी बातें आप नोट कर सकते हैं और यहां तक। इसीलिए इन वीडियो को मैं बोलता हूं शॉर्ट एंड डिटेल, कि देखिए वीडियो खत्म होते होते जितनी चीज आप पढ़ लेंगे, कोई और वीडियो बना के देगा अगर सारी चीज, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ वजह है उसकी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में आपको जबरदस्त पूरी पढ़ाई आपको मिल जाए। इसके लिए मैं पूरा प्लान कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं, और कंटेंट टॉप क्वालिटी दे रहा हूं। चलिए अगले ऑर्डर में आते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EM वेव इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। भाई आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फैमिली होती है, और उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। यही लिखा हुआ है। इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैविंग वाइडली डिफर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उनकी प्रॉपर्टीज सारी अलग होती हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो जाती हैं और अलग अलग उनकी वेवलेंथ हो जाती हैं, डिफरेंट मीडियम्स। तो ये फोटोग्राफ आपकी किताबों में बनी रहती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखा रही है। यहां ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है किसका, फ्रीक्वेंसी का, एन या न्यू जो भी आप लिखते हैं। और यहां पर देखिए तो वेवलेंथ अपोजिट चलती है, इस तरीके से इधर से बढ़ रही है वेवलेंथ। वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी में C इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। अगर लेमडा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, अगर लेमडा बढ़ेगा तो एन घटेगा। तो आप यहां से बना रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ यहां से बढ़ रही है, और इसकी हिसाब से देखिए डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर डिपिक्ट कर दिए गए हैं। जैसे अगर बात की जाए तो वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा हो गई, और सबसे कम जो हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरीके से AM रेडियो वगैरह वगैरह, और आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरा रीड आउट करने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे ताकतवर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो गामा रेज है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत है, वेवलेंथ छोटी है। और विजुअल लाइट देखिए बीच में आती है, जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसके बिना हमें दिखाई नहीं पड़ेगा।
इसी विजुअल लाइट को देखिए इंपॉर्टेंस देखते हुए अलग से बना दिया गया। मोटे तौर पर ये 4000 एमएस्ट्रॉम से लेकर 7000 एमएस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। ये नैनोमीटर में लिखा है तो एक जीरो कम कर दिया है। एमएस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है और नैनो में आप जान ही रहे हैं। तो 400 नैनोमीटर से चालू करके 700 नैनोमीटर तक है, और जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो होता है रेड, सबसे छोटा वाला वायलेट। बाकी जानकारी आपको उम्मीद करते हैं काम भर की होगी। चलिए कुछ यहाँ पे आपके याद करने के लिए कभी कभी रेंज भी पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, ये आपके इसलिए कि जब प्रेजेंटेशन मैं आपको टेलीग्राम अरविंद एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा चैनल पर, तो याद करने में सहूलियत हो सकती है। ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं तो बेहतर हो कि याद कर लें, थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो सकता है। और विजिबल लाइट की रेंज है, ये वेवलेंथ लिखी हुई है बाजू में, तो रेड की सबसे ज्यादा, और बाकी बातें आप जान ही रहे हैं। ये स्पेक्ट्रम की रेंज हो गई जो आपको याद करनी चाहिए। अब अगली बात शुरू होती है कि जो डिफरेंट वेव्स हैं वो क्या हैं, उनसे क्या क्या पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं उसका इस्तेमाल क्या है, उसका इस्तेमाल या एप्लीकेशन देके पूछेंगे कौन सी वेव है। ये बहुत प्रचलन में है कि जैसे रेडियो वेव है, आप कम्युनिकेशंस में यूज कर रहे हैं तो पूछ लेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन सी वेव बेहतर है। या ये कह देंगे कि एक वेव है, उसका वेवलेंथ का रेंज या फ्रीक्वेंसी का रेंज ये है, ये किसके लिए यूज की जाएगी। अब आप परेशानी में पड़ गए, क्योंकि अगर आपको उसकी रेंज नहीं मालूम तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि रेडियो वेव है, और पहचान नहीं पाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसलिए थोड़ी बातें याद रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। दिस साइंटिस्ट का कई बार मैंने नाम लिया है, मार्कोनी साहब का। ये देखिए 1895 में इसको रेडियो वेव्स उन्होंने निकाल मारी थी। एक और वेव निकाली थी जिसके बाद दिखेगी 1895 में। तो रेडियो वेव्स दीज आर द ईएम वेव ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। इसका एप्लीकेशन क्या है, टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत यूज होती है। एस्ट्रोनॉमी में भी रेडियो वेव यूज की जाती है। और चंद्रमा पे दो लोग गए हैं, खड़े हैं, अंतरिक्ष यात्री या चंद्रमा पे उतरे हैं, वो आपस में जब बात करते हैं तो रेडियो वेव से ही बात हो पाती है, क्योंकि वहां पर मीडियम तो है नहीं जिसकी वजह से वो बोलेंगे तो दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो साउंड होती है उसके लिए चलने के लिए मीडियम चाहिए। ये सब दिक्कतें। वेवलेंथ रेंज इतनी हो गई और फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी है जो आपको याद करनी होगी। और सोर्स क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स। तो वायर में कंडक्टिंग चार्ज है, ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स हैं, वहां पर आपको रेडियो वेव्स देखने को मिल जाती हैं। प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, ये आपको फायदा देगा याद करने में। अगली वेव जो मिल जाती है वो है बेटा माइक्रोवेव। तो दे आर द ईएम वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू द रेडियो वेव्स। सबसे बड़ी थी वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, उससे छोटी होती है माइक्रोवेव की। और ये भी मार्कोनी ने ही इजाद की थी या इन्वेंट की थी, देखिए 1895 में। यूज माइक्रोवेव्स का इन राडार सिस्टम्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। राडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज की जाती हैं। आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन होगा, बेक वेक करते हैं ना, केक वेक बनाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, तो माइक्रोवेव में भी माइक्रोवेव वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सोर्स भी देखिए, ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। तो ये भी कभी कभी अटका देते हैं, थोड़ा सा याद करने का मटेरियल है जो आप याद कर लेंगे। प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह सारी हैं। आगे बात की जाए तो इंफ्रारेड वेव्स की बात की जाए तो ये भी इंफ्रारेड वेव्स हैं। दीज रेडिएशन लाइक क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी घट रही है। और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हीट वेव्स किसे कहते हैं। तो हीट वेव्स इंफ्रारेड वेव्स को बोलते हैं, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, हॉट इफेक्ट। कई जगह आपके शहरों में जब कॉलोनी में रहते हैं, हो सकता है कोई किसी को जैसे हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लेडीज को या जेंट्स को भी पीठ में, तो कहते हैं ना सेकाई करवाने जा रहे हैं।
तो वहां सिकाई कराने के लिए यही इंफ्रारेड रेज यूज की जाती हैं। आजकल तो डेडिकेटली सेंटर्स खुल गए हैं जहां पर सिकाई की जाती है। अब जाइए, जो भी उनकी फीस है दीजिए और रोज सिकाई कीजिए, बड़ा आराम मिलता है उससे। तो ये किससे सिकाई की जा रही है? इंफ्रारेड वेव से। रिमोट कंट्रोल में इसका इस्तेमाल होता है। जो टीवी वीसीआर पकड़े रहते हैं, वो जब चलाते हैं तो उसमें से वेव निकलती है, आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन देखना हो तो क्या कीजिए, आप रिमोट का बटन दबाइए और जो मोबाइल कैमरा है उसको ऑन कर लीजिए, वीडियो कैमरा, और जब छोड़ेंगे तो उस वीडियो कैमरे में आपको ऐसे ऐसे दिखेंगी वेव, एकदम जैसे बिजली जैसी। आंखें नहीं पकड़ पाती हैं, लेकिन वीडियो मोबाइल कैमरा उसको पकड़ लेता है। तो आप देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको दिखी कि आपने रिमोट टीवी का पकड़ा, उसके ऊपर मोबाइल रखा, मोबाइल का मतलब वीडियो बना लीजिए, ऑन कर दीजिए और रिमोट दबाइए, तो वहां जू जू ऐसे लाइट निकलती हुई दिखेगी। आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आप ऐसे नेकेड आई से देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगी। मैंने करके देखा है। आप देख के बताइए कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। और साथ में इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रारेड रेज में। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन द एशियंट वॉल्स, साथ में नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये इनके किन्होंने खोजा, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से हैं ये रेंज वगैरह, ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेटा विजिबल लाइट। इसको हम पहचानते हैं, इसको तो इन्वेंट किसी ने नहीं किया, ये ऑलरेडी अंधेरी दुनिया होती ना होता तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं दिखेगा कि विजिबल लाइट किसने इन्वेंट की। खैर, और यूजेस आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड हमें मिल जाती है। इट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका बहुत ही छोटा पार्ट ये होता है। स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव, इतने के प्रति ही ह्यूमन रेटिना सेंसिटिव होता है जिससे हमें दिखाई पड़ता है। द विजुअल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉडीज अराउंड अस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। वो लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब होगा जिससे हमें दिखाई पड़ना, हम अगल बगल की चीजों को देख पाएंगे। फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, यूवी, ये भी बड़ी काम की चीज है। आपके यहाँ जो आरओ फिल्टर लगा होगा घर में पानी का, उसमें एक यूवी बल्ब लगा होता है, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकालता है जिससे कि वो बैक्टीरिया वगैरह पानी के किल हो जाते हैं। और सूरज से अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है। आपने सुना होगा कि कई लोग, महापुरुष, ऋषि मुनि, आपके बड़े बूढ़े कहते होंगे कि अगर कहीं नदी में पानी बह रहा है या झरने वाला पानी, जहां पानी इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, तो वो शुद्ध पानी होता है। क्यों? क्योंकि वाटर फ्लो होने से वैसे भी मिट्टी विट्टी उसकी छनती रहती है, और धूप, सनलाइट पड़ने से यूवी रेस पड़ती हैं, उसके बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती हैं। तो अगर नदी में बहता हुआ पानी है जिसका फ्लो अच्छा है या झरना है, तो आपको शुद्ध पानी वहां मिलेगा, क्योंकि यूवी रेस सारे बैक्टीरिया को मार देती है, नेचुरल यूवी रेस मिलता है। लेकिन आप अगर खड़े हो जाएंगे धूप में काफी देर, तो यूवी रेस विटामिन डी तो आपको देगी, लेकिन हमारी स्किन के लिए और आंखों के लिए ये हार्मफुल होती है। जहां पर इस ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्किन कैंसर बहुत होता है, हीट पड़ती है, उनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, धूप में ज्यादा रहते हैं तो स्किन की दिक्कत हो जाती है उनको। और कई लोग यहाँ पे भी जो बचने के लिए काफी छतरी या स्किन सनस्क्रीन लगाते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज में दिस रीजन ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर द विजुअल लाइट, विजुअल लाइट से जरा से कम होती है कह लीजिए, एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द सोलर सिस्टम स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप बात। इन फूड प्रिजर्वेशन, फूड को रखते हैं ना कई दिनों के लिए, तो यूवी रेस डाल के उसके बैक्टीरिया किल कर दिए, अब ज्यादा समय के लिए प्रिजर्व कर पाएंगे फूड। या वाटर प्यूरिफिकेशन, जो लिखा नहीं है यहाँ, इन दी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको देखिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह याद करनी होगी। ये डिस्कवर्ड रेटर ने 1800 में इसको डिस्कवर्ड कर मारा था। तो ये कहानी इसकी है। चलते हैं एक कदम और आगे, एक्सरे की बात करते हैं। तो एक्सरे, आप एक्सरे के भी यूज जानते हैं। कभी हड्डी वड्डी टूटने का संदेह हुआ होगा डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने एक्सरे कराया होगा, देखो हड्डी तो नहीं टूटी। चेस्ट का एक्सरे होता है कि चेस्ट में
कफ तो नहीं जमा है या कोई दिक्कत, कोरोना फैला था जो नहीं फैलना चाहिए था, वहां भी बहुत एक्सरे होते थे कि भाई देख पाए डॉक्टर साहब, कुछ कर पाए जो कर सकते हैं। और टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी होता है। स्टोन अगर आपको गॉल ब्लेडर या पेट में है कहीं दिक्कत में, तो उसको स्टोन फाइंड करने के लिए भी एक्सरे होता है। तो these EM waves have wavelength just shorter than the ultraviolet light. As X-rays can pass through many forms of matter, so they have many useful मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एक्सरे क्या करता है, आपका जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, उसको भेद देता है, हड्डी को नहीं भेद पाता। तो हड्डी में अगर क्रैक है, उस क्रैक से वो निकल जाता है, उसकी शेडो नहीं आती है। और बाकी आपने, अब ये मैं बताऊंगा लंबा हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये हड्डी है और इस हड्डी में कहीं बारीक सा क्रैक आ गया है, हल्का सा, तो यहां से जब एक्सरे पड़ी तो लौट गई, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाई, इसका सफेद सफेद शेडो आता है, एक्सरे देखोगे। और इस पतले सिस्टम में पड़ी तो पार हो गई, तो ये काला ही दिखता है, बाकी ये सफेद सफेद दिखता है। बाकी तो डॉक्टर लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं कैसे दिखना चाहिए, मुझे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक या लॉजिकल मैटर में बता रहा हूं कि आपको हड्डी अगर क्रैक नहीं है तो व्हाइट कलर का शेडो आ जाता है, और कहीं क्रैक हुआ अगर तो वहां से ये जो एक्सरे हैं वो पास हो जाती हैं, तो वो दिखता नहीं, उससे डॉक्टर साहब पकड़ लेते हैं कि ये हेयर लाइन क्रैक है या क्रैक नहीं है, टूटी है तो जान ही जाएंगे, उनका तो रोज का काम है, ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर होते हैं। तो यूजेस इन मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स। हड्डी को नहीं भेद पाती, फ्लैश का मतलब हमारा जो मांस होता है, मस्कुलर रीजन, उसको भेद पाती है। इन दी स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनकी स्टडी करने के काम में आता है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन वहां से मिल जाता है। रेडियोथेरेपी में इसका भी इस्तेमाल, यानी एक्सरे रेडियोथेरेपी भी की जाती है टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीज एंड मेलिगेंट ग्रोथ्स। मेलिगेंट ग्रोथ का मतलब होता है कैंसरियस सेल की ग्रोथ, तो उनको रोकने के लिए, उसमें किल करने के लिए गामा रेज ज्यादा सुटेबल है, लेकिन इसको भी एक्सरे को उसके ऊपर गिराया जाता है, जिससे वो जो टिश्यूज हैं जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में है, कैंसरियस ग्रोथ में है, वो किल कर दिए जाए, उनकी रोकथाम हो जाए। इसलिए ज्यादा एक्सरे नहीं कराया जाता कि आपकी बॉडी को हार्म करता है, तो जब जरूरत होती है, डॉक्टर साहब को जब लगता है कराना चाहिए तभी कराते हैं। ये नहीं कि रोज चले जा रहे हैं एक्सरे कराने हर हफ्ते संडे को मतलब ये मजाक थोड़ी हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, वरना एक्सरे में निकला कुछ नहीं, लेकिन एक्सरे से ही ढेर हो गए पता लगा। तो वेवलेंथ रेंज और ये फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स वोर्स, ये आप पढ़ सकते हैं, डिस्कवर्ड बाय रॉन्गटन इन 1895। ये एक्सरे की कहानी है। अब आ जाती है बेटा गामा रेस की कहानी। इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, भेदने की क्षमता। अच्छा, जो एक्सरे था ना, एक्सरे में एक और चीजें इंजीनियरिंग में यूज होती हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बना, ब्रिज बना, नीचे पिलर या नदी में पिलर बना है, तो उस पिलर के अंदर अगर कहीं मेटल्स की जो खंबे डाले जाते हैं या उस पिलर में कहीं क्रैक है, तो एक्सरे से वो ढूंढ लेते हैं हम लोग, और हम समझ जाते हैं कि भैया ये दिक्कत है, या जो पिलर्स हैं उनको लगा रहे हैं, मेटल है लोहे का पूरा, ऊपर से तो बहुत चमक रहा है, अंदर कहीं पता लगा क्रैक है उसके, तो वो कमजोर हो जाएगा, उसको एक्सरे से ढूंढ निकालते हैं, तो उसको यूज नहीं करते। या खंबा बन गया है, बाद में क्रैक आया तो उसका फिर इलाज करते हैं। तो एक्सरे को बिना खंबा तोड़े खंबा तोड़ेंगे पुल गिर जाएगा, तो बिना खंबा तोड़े हुए हम उसका इलाज कर पाते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे आजकल, तो मेट्रो में भी चेकिंग होती है, कई रेलवे स्टेशन पे हो रही है, बैग वैग को ले जाते हैं, कोई खतरनाक चीज ना लेके जा रहे हो आप, तो उसको एक्सरे से स्कैन कर लेते हैं, कुछ दिक्कत लगती है तो आपको बुला कहते निकालो तो ये भी आपने वहां इस्तेमाल होता है। गामा रेज में पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त होता है क्योंकि इसका बहुत फ्रीक्वेंसी तगड़ा है। इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर्स, जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर होकर ग्रोथ बन जाती है, वहां रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, गामा रेज डालते हैं, वो इन सेल को मार देता है। अब ये चक्कर क्या है कि जो उसमें अच्छे सेल्स हैं और जो बुरे सेल्स हैं उसमें ये भेदभाव नहीं कर पाता, तो जब ये रेडियोथेरेपी होगी तो आपके उस जगह के अच्छे सेल भी मर जाएंगे और कैंसरियस भी मर जाएंगे, दुश्मन भी मारे जाएंगे, दोस्त भी मारे जाएंगे। इसलिए इसका साइड इफेक्ट भी होता है। केवल दुश्मन मारे जाते तो बल्ले बल्ले होती है, चलो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन दुश्मन के साथ दोस्त भी मरते हैं, तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि जब ये गामा रेज डाली जाती हैं तो दुश्मन दोस्त में फर्क नहीं करती, सबको ढेर कर देती है माँ ये समझ पाए आप। तो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, न्यूक्लाई,
टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें काम आती हैं। बाकी इन्होंने कितने डिस्कवर किया, बैकरेल ने, इनके नाम पे यूनिट भी डाली गई है इन 1896 में। ये बातें आप यहां सीख पाए। अब इसी बात को यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो मैंने यूजेस आपको बताए हैं वही यहां पे फिर से लिख दिए हैं मैंने, आपको याद करने में आसानी हो। ये ऑलरेडी सारे यूज मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारा आप पढ़ लीजिए। इंफ्रारेड, रेडियो वेव सारा पढ़ सकते हैं, माइक्रोवेव, मैंने मोटी मोटी सारी चीजें आपको बता दी हैं। और आपको आसानी से याद रख सके तो मैंने टेबल भी आपको प्रोवाइड कर दी है, जिससे इसकी रेंज वेंज सब याद करने में आसानी हो। जब आपको इसका प्रेजेंटेशन मिले तो आप बड़ी प्यार से इसको हैंडल कर पाए, जैसा आप देखिए देख पा रहे होंगे। तो इन सब बातों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, यहां आप देख पाए इसको, ये सारी बातें एक जगह हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ आइडिया मिल जाएगा जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे यहां लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा ऊपर, फिर धीरे 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 घटता हुआ। किसके? वेवलेंथ के हिसाब से, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज। तो जो माइक्रोवेव्स की लेंथ होती है, वेवलेंथ, वो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी, माइक्रोवेव हो गया। फिर आ गया इंफ्रारेड, इसके बाद दूसरा नंबर पड़ा, या मैं ऐसे डाल देता हूं, ये सबसे बड़ा है। फिर इंफ्रारेड, फिर इसके बाद यूवी रेडिएशन, और इनसे बड़ी भी जो चीज है वो गामा रेज है। उल्टा लगा गए, ये बड़ा है और गामा रेज, क्योंकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। फिर राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ एनी ऑफ देम, ये यूज बड़ा आपसे पूछ लेते हैं। तो पहले पार्ट का ये जवाब हो गया था। दूसरे पार्ट की बात करें तो माइक्रोवेव ले लीजिए। माइक्रोवेव हम लोगों ने देखा था कि राडार सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती हैं, और माइक्रोवेव ओमन में भी यूज होती है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी यूज होता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज हो गई। और दूसरी बात करें तो आप ले सकते हैं गामा रेज, ये क्या हो जाएगी? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। तो इस तरीके से ये बात आप यहां पर कह सकते हैं। तो ये आसानी से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होती है इसमें। चलिए एक सवाल और करते हैं, जिससे हमें थोड़ा अंदाजा मिल जाए इसका, पलट के जो चीज पूछी जाती है। आगे देखिए, लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज, अब ये पलट के उल्टा पूछा गया है, सुटेबल फॉर राडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो राडार सिस्टम के लिए कौन सा इस्तेमाल कर लेंगे आप बेटा? माइक्रोवेव्स। फिर एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये हो जाएंगी कौन सी? रेडियो वेव्स। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, गामा रेज। तो ये आपको जब पता होगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। नंबर 4, प्रोड्यूस बाय बम्बार्डमेंट ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई आपकी एक्स रेज। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपको पलट के टेस्ट कर लिया जाता है, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसानी से आप इन सब बातों को हैंडल कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन, लैम्डा पता, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। तो वेवलेंथ निकालनी हो तो क्या लिखते हैं? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 19, तो 6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर आ गया। और ये वेवलेंथ से आप पहचानना होगा, ये क्या होंगी? गामा रेज। अगर ये गामा रेज हैं तो इनका यूज क्या है? रेडियोथेरेपी में इसका यूज है। दूसरा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? इनिशिएटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह यूज हो सकती है, इसको भी नोट कर लें आप, मैं हट जाता हूं।
नोट कर लिया होगा। तो ये बड़ा शानदार लेक्चर रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाएं, वीडियो या लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।